हम आज टिकरी बॉर्डर पर आए हैं। सामयिक कारवां के संपादक डॉक्टर रविंद्रनाथ राय यहाँ के किसानों से मिले, यहाँ की तमाम जो है खाने की व्यवस्था देखे, टेंट हाउसेस देखे और बहुत सारे मंच पर भी गए थे। वहाँ के आंदोलनकारी साथियों से मिले, नेतृत्व से मिले। मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ मन में जिज्ञासाएँ हैं, सवाल हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप सबसे पहले अपना परिचय आप दें। मैं सुखदर्शन सिंह नातो हूँ जी, पंजाब से, मानसा जिले से। मैं पंजाब किसान यूनियन जो ऑल इंडिया किसान महासभा के साथ संबंधित है, उसका स्टेट कमेटी का मेंबर हूँ। जी जी। लंबे अरसे से पहले एम्प्लॉई मूवमेंट में और किसान मूवमेंट में काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर आने पर हमको लगा कि पहले ही संख्या बहुत ज़्यादा थी, अब कुछ लोग कम हुए हैं। मैं सिंघू बॉर्डर भी पहले गया था, फिर उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर आ 2-3 दिन 4 दिन यहाँ पर फिर आया तो लोगों ने बताया कि पहले संख्या बहुत थी, अब कुछ थोड़ा कम हुई है। और सरकार आंदोलन को लंबा खींचना चाहती है ताकि किसान यहाँ से ऊब करके गर्मी आने तक, जब फसल कटाई हो, मड़ाई हो और लू चलने लगे तो यहाँ से किसान की संख्या कम हो जाए, आंदोलन कमज़ोर हो जाए। तो इस संबंध में आप लोग क्या सोच रहे हैं? सरकार की जो नीयत है वो तो नहीं लगता कि ये हमारी जो किसानों की जो मांगे हैं उसको मानने की तैयारी में कहीं से दिख रही है। देखिए, लंबे आंदोलनों में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। कभी संख्या बढ़ गई, कभी कम हो गई, क्योंकि ये कोई ऐसा मतलब मान लो कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी का ऐसा आंदोलन नहीं है कि लोग फिक्स रहेंगे। किसानों ने काम भी करना है, खेती भी करनी है, अपनी फसल भी समेटनी है और सरकार से लड़ना भी है, क्योंकि ये लड़ाई उनके पेशे को ख़त्म करने की, कारपोरेट के हाथों में देने के खिलाफ लड़ाई है। जी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मोर्चा कमज़ोर नहीं होता। बीच बीच मोर्चे की ओर से कोई ना कोई कॉल रहती है, उसमें ज़्यादा लोग आते हैं। और दूसरा भी होता है कि जब कोई चीज़ नई होती है तो उसका एक क्रेज टाइप होता है मिडिल क्लास में, दूसरे लोगों में। लोग घूमने भी आते हैं। हम मजाक में उसको आंदोलन टूरिज़्म बोलते रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो टूरिस्टों की तरह आते हैं आंदोलन में। मगर जो संगठनों के कैडर हैं, संगठनों के पक्के लोग हैं, जुड़े हुए हैं, वो शुरू से लेकर मोर्चे से डटे हुए हैं। अब जो हमारे गांव है, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, उन्होंने गांव ने अपने लोगों की रोटेशन एक बना दी है कि अगर गांव से 10 लोग जाएंगे तो वो 5 या 7 दिन रहेंगे, फिर नई टीम जाएगी और वो वापस आएंगे, ताकि सब लोगों की हाजिरी भी लगे और सब लोग अपना काम भी देखते रहें। तो इसलिए अब ये व्यवस्था हो गई है ताकि हम आंदोलन लंबा भी चलाना पड़े, हम उसको सफलतापूर्वक चला सकें। ये ठीक है, गेहूं की कटाई का सीज़न आ गया है, उसमें ये दोनों स्टेटों में ख़ासतौर पर जो हरे इनकलाब के खित्ते हैं, जहाँ काम बड़े सत्र पर मशीन से होता है, हार्वेस्टर कंबाइनों से होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत तो पड़ नहीं रही, क्योंकि जहाँ जो हमारे खेती एक्सपर्ट हैं उनका ही आंकड़ा कहता है कि पंजाब में गेहूं और धान दोनों फसलों को मिलाकर 1 एकड़ में 28 से 30 मैन डेज का ही काम है। तो उन दिनों में कुछ लोग जाएंगे, उनकी जगह दूसरे लोग रहेंगे। इसका इंतजाम संगठन कर रहे हैं, गांव की पंचायतों से, गांव के लोगों से बातचीत हो रही है ताकि जो संख्या है ट्रैक्टरों की, लोगों की, वो बढ़ी रहे। हाँ। और कटाई के बाद, कटाई के दौरान भी हम कई किस्म की लोगों को कॉल देने की सोच रहे हैं, नौजवानों को, औरतों को, सरकारी कर्मचारियों को, कि वो आए लगातार एक के बाद दूसरे। और कई दिन देश भर में मनाए जाएंगे। चंद्रशेखर आज़ाद का शहादत दिवस मनाया जाएगा, सरदार अजीत सिंह का जन्मदिन मनाया जाएगा, ताकि आंदोलन में एक नयापन लगातार बना रहे और कुछ ऐसा ना हो कि आंदोलन ठहर गया, आंदोलन में एक गति बढ़ी रहे। इसके जरिए सरकार जब तक चाहे, जब तक मतलब बीजेपी टूट नहीं जाती अंदर से, जब बीजेपी मजबूर होकर मोदी की बलि नहीं ले लेती, हम अपने मोर्चे पर डटे रहेंगे और जीतने तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आप लोगों ने जो देखते हैं कि टाली
अखबार निकालना शुरू किया है, टाली साप्ताहिक। तो इसका हम देख रहे हैं कि सिंधु बॉर्डर पर भी प्रतियां बहुत सारी दिखाई दी, जो फ्री ऑफ कास्ट बांटी जा रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी बांटी जा रही हैं। तो ये साप्ताहिक अखबार है जो यहीं से निकल रहा है। ये सप्ताह में 2 बार भी निकलता है कई बार। अब तक इसके 10 इशू आ चुके हैं करीब, मतलब 2.5 महीने में। तो ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये मोर्चे से ही जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, किसानों के बेटे बेटियां, वो लोग निकाल रहे हैं। तो उन लोगों को लगा कि जो बातें मोर्चे से बाहर लोगों को जाननी चाहिए, अखबार के जरिए देश दुनिया में जा सके। और इस अखबार के जरिए ऑनलाइन मतलब एडिशनों के जरिए दुनिया भर में इसको पढ़ा जा रहा है। हिंदी और पंजाबी ये मतलब दोनों भाषाओं में होता है, आधा आधा करके। उसके ज़रिए बातें बाहर तक जाती हैं और एक अच्छा एफर्ट्स है, ताकि ट्रालियाँ लंबी दूर तक खड़ी हैं और बड़ी उम्र के लोग, जैसे जहाँ पर 25 से 30 किलोमीटर तक आंदोलन में ट्रालियों हैं और कैंप है किसानों की, सारे लोग मंच पर नहीं आ सकते, बूढ़े लोग चल कर आना मुश्किल है। तो उनको वहाँ पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे, उसके लिए उन्होंने अखबार शुरू किया था। तो और साथ में था कि बीजेपी का जो IT सेल है, जो लगातार आंदोलनों के खिलाफ फाल्स प्रोपेगेंडा करके, मिसगाइडेड प्रोपेगेंडा करके एक आंदोलनों को डिस्क्रेडिट करता है, बदनाम करता है, उसका जवाब हमारे नौजवानों ने देने का एक तरीका निकाला है। वो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, वो अखबार भी निकालते हैं। और जो पहला आंदोलन है जिसमें बीजेपी के IT सेल को हमने डिफीट किया है, उसके ऊपर हमारा मीडिया मतलब उसके ऊपर भारी पड़ा है। पहले वो हरेक को गाली निकालते थे, अब गाली निकालने की बजाय इतने पढ़े लिखे किसानों के नौजवान एक्टिव है, मिडिल क्लास के नौजवान आंदोलन के जो पक्षधर एक्टिव है, कि अब बीजेपी की कोई भी चाल, कोई भी उसका जो स्कीम प्रोपेगेंडा जो है, हाँ, 1 या 2 दिन से ज़्यादा वो मतलब मान लो ट्रेंड में नहीं रहती, जो अखबारों की सुर्खियाँ भी नहीं बनती, फिर आंदोलन की सुर्खियाँ बन जाती हैं। और आंदोलन के जरिए पहली बार हुआ है कि जो मोदी जी शायद मुश्किल से कभी 1 हफ्ता लगातार देश में रहे हो, जब से हम बॉर्डरों पर बैठे हैं वो भी देश के बाहर नहीं जा सके, बांध के बिठाए हुए हैं। जितनी देर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, उतनी देर सरकार को भी ऐसे ही बैठना पड़ेगा जैसे अब तक बैठे हैं। और किसान ही एक एजेंडा है जिन पर उनको बात करनी पड़ती है। अच्छा, इधर पंजाब में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस की बड़ी पराजय हुई, तो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो किसान बीजेपी की बहुत बड़ी पराजय हुई है। और लोग कह रहे हैं, अखबारों की हेडिंग यही कि सुपड़ा साफ हो गया उसका। तो ये जो इस किसान आंदोलन को लोग कह रहे हैं कि इसी की वजह से ऐसा हुआ है, क्या यही कारण है कि बीजेपी को? ऐसे तो देखिए, हिस्टोरिकली पंजाब में बीजेपी कभी बहुत मजबूत नहीं रही। मतलब वो अकेले दम पर बीजेपी की कोई हस्ती नहीं रही पंजाब में। तो जब भी सरकार में 2 बार गई तो अकाली दल के साथ मतलब मिलकर ही जूनियर पार्टनर के बतौर वो सरकार में जा सकी। तो इस आंदोलन के दबाव में एक तो ऐसा हुआ कि अकाली दल के साथ उसका सबसे पुराना अलायंस टूट गया। अकाली दल ने वजारत भी छोड़ दी, NDA भी छोड़ दिया। अच्छा। और पहली बार बीजेपी को पंजाब में अकेले फील्ड में उतरना पड़ा और उसकी हालत इतनी खस्ता हो गई कि आंदोलन के दबाव के चलते बीजेपी के अनेकों जो ऑफिस बीरर थे उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया, पार्टी छोड़कर वो अलग हट गए और किसान आंदोलन के पक्ष में आ गए। फिर भी क्योंकि बीजेपी ऊपर से अपनी जिद पर अड़ी हुई है, इन्होंने कोशिश किया कि यहाँ पर हम हर जगह कैंडिडेट फाइल करेंगे। पर मेरे को लगता है कि 80% जो मतलब मान लो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ थी इस इलेक्शन में, लोकल बॉडीज़ में, वहाँ पर इनको कैंडिडेट तक नहीं मिले और कई कैंडिडेट फाइल करने के बाद कागज वापस ले गए और जीतना तो दूर रहा, बहुत सारे की जो जमानत जब्त हो गई। ये किसान आंदोलन पंजाबी में सिर्फ किसान आंदोलन नहीं है पंजाब में, इसमें जितने भी पंजाब में आड़ती हैं, छोटे दुकानदार हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो सारा सरकार की जो निजीकरण की नीतियां हैं और कारपोरेटाइजेशन की नीतियां हैं, इनसे जो त्रस्त थे वो सबके लिए एक आशा का किरण बन गया है ये आंदोलन। और वो इस आंदोलन के साथ यूनाइटेड है। इसलिए शहरों में जहाँ बीजेपी को पहले मजबूत माना जाता था,
अब शहरों में भी उसकी हालत बहुत खस्ता हो गई इस इलेक्शन के बाद। पंजाब के। पंजाब की ये दूसरी बात ये है, जो सबसे प्रमुख बात है कि सरकार पर एक चार्ज लग रहा है कि अडानी अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं के दबाव में काम कर रही है। और मेरे ख्याल से ये किसान संगठन के जितने भी नेता हैं ये बात कह रहे हैं, मंचों से भी कह रहे हैं, लेकिन सरकार अपने धुन पर अड़ी हुई है। ये इसके पीछे क्या कारण है? एक तो देखिए, ये कहने की बात नहीं है, इन लोगों ने करीब 20 साल पहले से बड़ी खामोशी से अपने स्टोरेज खड़े करने, गोडाउन बनाने शुरू कर लिए थे। पंजाब के, हरियाणा के करीब हर एक ज़िले में इनके बड़े बड़े गोडाउन हैं, लाखों टन कैपेसिटी वाले। तो पहले वो FCI को किराए पे देते थे, अब मतलब वो खुलकर जब मोदी की सरकार पहली बार मतलब अपनी मेजॉरिटी से बीजेपी की सरकार बनी, क्योंकि अब तक चाहते हुए भी कोई सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की, वो नीतियों के लेवल पर एक ही थी, नीतियों पर उनका कोई अंतर नहीं है। मगर क्योंकि वो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट थी, वो बहुसम्मति की सरकार नहीं थी, इसलिए कांग्रेस सरकार चाहते हुए भी इन कानूनों को लागू नहीं कर सकी थी। 2014 में मोदी की सरकार भी मेजॉरिटी की सरकार नहीं थी, तब भी ये इन कानूनों को मतलब मान लो पास नहीं कर सके। पहली बार अब उनको लगा कि ये सुनहरी मौका है, और कोरोना के चलते लोगों को घरों में बंद कर दिया, लॉकडाउन है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लोग बोल नहीं सकते। तो इसका फ़ायदा उठा के उन्होंने चाहा कि जैसे उन्होंने मतलब मान लो कई लेबर एक्ट पूरा मतलब रद्द कर दिया, पुराना 4 कोडों में बदल दिया, ऐसे कई उन्होंने जब देश के सारे पब्लिक सेक्टर के बड़े अदारे बेच दिए, ऐसे ही शायद वो ज़मीन भी कारपोरेटरों के हवाले कर देंगे। क्योंकि जानने वाले सब लोग जानते हैं कि 2007 से जो रिसेशन चल रहा है, उसके चलते ऑटोमोबाइल से लेकर सर्विस सेक्टर, IT सेक्टर घाटे में जा रहे हैं। और एक फूड का कारोबार है जो बड़ा साफ है कि कुछ भी हो आदमी 2 वक्त खाएगा, इसलिए वो अपना कारोबार शिफ्ट करके फूड कारोबार पर पूरे कारपोरेट दुनिया के कब्जा करना चाहते हैं। उसी के लिए उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, और इसने उनका सिला चुकाते हुए ये कानून लाकर उनका कब्जा कारपोरेटरों का फूड कारोबार पर और हमारी ज़मीन पर करवाने के लिए ये कानून लाए। और अब इसीलिए वो अड़े हुए हैं, क्योंकि जनता पहले ही खिलाफ है उनकी करतूतों के। अगर कारपोरेटर भी नाराज हो गए, अगर वो कानून वापस ले, तो वो कहीं के ना रहेंगे, दो भीखे कुत्ते हो जाएंगे। इसलिए मतलब मान लो वो कोशिश कर रहे हैं वो अड़े रहे, मगर देश की जनता के सामने, किसानों के सामने, जन आंदोलन के सामने वो कब तक अड़ेंगे, ये मतलब उनको सोचना होगा। और जनता के जो ऐसा मतलब ज़बरदस्त आंदोलन है, जिसके आगे बरतानिया का साम्राज्य भी, उसको भी सरेंडर करना पड़ा, तो बीजेपी किस खेत की मूली है, इसको अंत में पीछे हटना होगा, हारना होगा। पंजाब में एक शहीद उधम सिंह की, भगत सिंह की, और इस तरह की विरासत भी रही है, जो हमेशा मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ लड़ने वाली, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने वाली, और आज भी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं इस देश में इस तरह कानून ला रही हैं। तो क्या पंजाब के लोग अपनी उस पुराने इतिहास से अपने को जोड़ करके देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इतिहास जब भी कोई संघर्ष शुरू होता है तो इतिहास से उसको प्रेरणा मिलती है। पंजाब के लोगों का, क्योंकि वो एक बॉर्डर की स्टेट है, लगातार संकटों से गुजरने का उनका एक इतिहास रहा है, हमलों का सामना करने का इतिहास रहा है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 90 साल लंबी लड़ाई लड़ने में वो भी पहली कतारों में रहे हैं देश में। तो इसलिए अगर कोई चाहेगा कि वो मनमर्जी करेगा और देश के सभी जो संसाधन हैं उनको कारपोरेटरों के हाथ में पकड़ा देगा, और जनता ऐसे ही बैठती मतलब अपनी मौत की उड़ीक या अपनी तबाही की उड़ीक करेगी, ये समझना बहुत गलत है। पंजाब की जनता ने, पंजाब के किसानों ने, क्योंकि वो अच्छी तरह से जथेबंद है, इस बात को बड़ी जल्दी पकड़ लिया। इसकी उम्मीद मोदी सरकार को और इसके सलाहकारों को नहीं थी। उनको लगता था कि किसान तो अनपढ़ होते हैं, ऐसी कानून की भाषा में लिखे दस्तावेज उनको कैसे समझ आएंगे। मगर जो हम धन्यवाद करते हैं पंजाब के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, पंजाब के अर्थशास्त्री हैं,
उन्होंने बड़ा खोल के बहुत शुरू में ही इन कानूनों के बारे में लिखकर जनता को बता दिया कि ये कानून आपकी तबाही के दस्तावेज हैं। तो नीचे तक किसान संगठनों ने गांव स्तर तक लोगों को इनके बारे में जागृत किया। इसी का नतीजा है कि गोदी मीडिया का कोई भी चैनल हमारे किसी बुजुर्ग के पास गया, हमारी किसी माता के पास गया, हमारे किसी बच्चे के पास गया, तो मोटी बात वो सारे जानते हैं। वो बीजेपी या ऐसे रैलियों में आए हुए किराए के लोग नहीं हैं। वो जानते हैं कि इन कानूनों के जरिए कारपोरेट कंपनियां हमारी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहती हैं। इसका जवाब उन्होंने बड़ा स्पष्ट दिया जब भी किसी ने पूछा। तो लोग पूरा मन बना के आए हैं, तैयारी करके आए हैं, साजो सामान के समेत आए हैं और लंबी लड़ाई लड़ने का इरादा बना के आए हैं। ये इतिहास उनको इस बात के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद साथी। हम सामयिक कारवां के संपादक डॉक्टर रविंद्रनाथ राय से आपको इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब आपसे ये इस आश्वासन के साथ यहाँ से विदाई ले रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है किसानों के जो पक्ष में चल रहा है, यहाँ पर आगे भविष्य में और इसके मजबूत होने की संभावना है। और जो सरकार का प्रोपगंडा है कि बॉर्डरों पर आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है, हमको कहीं से दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर आंदोलन कहीं से कमज़ोर है। आपकी बात से तो बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद बधी है कि यहाँ का आंदोलन तब तक चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का नहीं, तीनों बॉर्डर का और शाहजहाँपुर बॉर्डर का भी, जब तक कि सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ जी। एक अपील करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के, बिहार के, बंगाल के, मध्य प्रदेश के किसानों को और दूसरी स्टेटों के किसानों को कि वो आंदोलन के सिर्फ टोकन समर्थन ना आंदोलन का करें। एमएसपी जैसा जो उनको नहीं मिल रही, जो बड़ा घाटा उनको हर साल हर फसल में सहना पड़ रहा है, वो आंदोलन की मेन मांग है कि पूरे देश में सरकारी खरीद की मिथे हुए रेट पर गारंटी करे सरकार। इस आंदोलन में उनको सरगर्मी से कूदना चाहिए और इस आंदोलन को खुला समर्थन देना चाहिए बड़े सत्र पर, ताकि ये आंदोलन जल्दी से जल्दी अपनी जीत तक पहुँचे। इसी के साथ आपके सभी सुनने और देखने वालों का मेरी तरफ से भी धन्यवाद। धन्यवाद साथी, बहुत अच्छा।